नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नए फलों की बागवानी के लिए रेखांकन और गड्ढों की खुदाई। पॉली हाउस में करें कम खर्च में समन्वित कीटों का नियंत्रण। अपने राज्य के जो किसान भाई नया फल बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अभी से तैयारी करनी होगी और इसके लिए खेत का चयन, गड्ढों की तैयारी और किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन कार्यों पर की गई थोड़ी सी भी लापरवाही का खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। तो नए फल बाग लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ ओमकार सिंह से। सर्वप्रथम किसान बंधुओं को नए आम की बगीचा लगाने के लिए वहाँ की जलवायु को देखना चाहिए। आम की फसल लगाने के लिए जो एक वर्ष में 4 महीना जून से लेकर सितंबर तक जो अच्छी वर्षा होती है और शेष 8 महीना मौसम साफ होता है, वैसा क्षेत्र आम के खेती के लिए उपयुक्त समझा जाता है। आम के खेती के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वह न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसे आम की खेती 24 से 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी वृद्धि करती है। इसके बाद भूमि की बात आती है, तो भूमि में किसान लगभग सभी प्रकार की भूमि में आम की फसल ले सकते हैं, केवल कंकरीली, पथरीली और ऊसर भूमि को छोड़कर। ऐसे चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, इसमें भी आम का खेती उतना अच्छा नहीं होता है। आम के खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी होती है, जिसमें अच्छी जल निकासी का व्यवस्था हो और उस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक हो। ऐसी मिट्टी आम की खेती के लिए बहुत ही उत्तम समझा जाता है। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है, तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। सर्वप्रथम अब भूमि की तैयारी कैसे की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। भूमि की तैयारी, सर्वप्रथम किसानों को गहरी जुताई करनी चाहिए। अपने खेतों का गहरी जुताई करने के बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत समतल हो जाए, इसके बाद चिन्हित करना है। चिन्हित का अर्थ है कि हम वैसे स्थान को चिन्हित करेंगे जहाँ पे हम पौधा लगाना है, हमको पौधा लगाना है। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि अब हमको कौन सा विधि अपनाना है। तो ऐसे वर्गाकार विधि है। वर्गाकार विधि के बारे में मैं किसानों को बता दूं कि इसमें पौधा से पौधा की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक समान होती है। और वर्गाकार विधि से जब हम आम का पौधा लगाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, उसमें सिंचाई करने में सुविधा होती है, कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होती है। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर।
वर्गाकार विधि में एग्जाम्पल स्वरूप मान लिया जाए कि हम अम्रपाली आम लगाने जा रहे हैं, तो अम्रपाली का डिस्टेंस है 2.5 मीटर पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की भी दूरी 2.5 मीटर। तो अब यहाँ पर अगर हम एक चिन्हा लगाए, एक पौधा लगाए, तो इसके लिए क्या होता है कि जब अगर हम ऐसे अगर आम का पौधा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो रो या लाइन है वह सीधी में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम रस्सी की सहायता ले लेंगे और दोनों छोर, एक मेड़ की ओर से दूसरी मेड़ की ओर से रस्सी को टाइट से बांधेंगे और 2.5 मीटर की दूरी के हिसाब से हम चिन्हित करते जाएंगे कि जो चिन्हित स्थान है वहाँ पे गड्ढा करना है। ऐसे मई के प्रथम पखवाड़ा में गड्ढा करना अच्छा माना जाता है। कि अच्छा, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि गड्ढा कितना होना चाहिए। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए। गड्ढा जो है वो करे तो उसकी जो ऊपर भाग की जो मिट्टी है वह आधी मिट्टी को हम एक तरफ रखें और निचली मिट्टी जो है उसको एक तरफ रखें और खेत को गड्ढा को कम से कम 15 से 20 दिन खुले धूप में छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अब गड्ढा को भरने की बात आती है। गड्ढा भरते समय हमें 20 से 25 किलोग्राम कंपोस्ट ले लेना है और 50 ग्राम फिप्रोनिल 0.3 GR दवा आती है। ऊपर की मिट्टी जो हम एक तरफ निकाले थे उस मिट्टी के साथ मिश्रण करना है। मिश्रण करने के बाद गड्ढे में भरना है। गड्ढे में जब हम इस मिश्रण को भरेंगे तो उस गड्ढा में हमें पानी अवश्य डालना है। इसके बाद वह गड्ढा 1 से 2 सप्ताह के बाद पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए पॉली हाउस शेड नेट में खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें भी कीटों का प्रकोप हो जाता है जिससे फसल खराब हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए किसान एकीकृत कीट प्रबंधन के उपायों को अपनाए तो कम खर्च में आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस बारे में अपने अनुभव साझा कर हमारे बीच उपस्थित हैं प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए उनके पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष रूप से पॉली हाउस या जो आच्छादित खेती होती है उसमें तो विशेष रूप से उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो उसके लिए मैं IPM का सिस्टम काम में लेता हूँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय
हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है और हानिकारक कीटों से फसल को बचाने के लिए आज के समय में पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के साथ साथ कम लागत में कीटों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसके लिए सबसे अच्छा उपाय है एकीकृत कीट प्रबंधन। इस विधि में किसान कीटों को यांत्रिक, जैविक और अंत में रासायनिक तरीकों को अपनाकर कम खर्चे में नियंत्रित कर फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें 2-3 विधियां होती हैं पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। एक तो होती है उसमें जैविक कीटनाशकों से उनका समापन करना, दूसरा होता है रासायनिक कीटनाशकों से उसका करना, और तीसरा होता है यांत्रिक नियंत्रण। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय में सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक विधि से कीट नियंत्रण की। इस विधि में कीटों के नियंत्रण के लिए खेत में प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, शस्य कार्य, निराई गुड़ाई, गर्मी में खेत की गहरी जुताई करके, बुआई के समय में परिवर्तन करके पलवार बिछाकर कीटों का नियंत्रण किया जाता है। पॉली हाउस में मैंने विशेष रूप से ये इसका उपयोग किया है। जैविक खेती के मायने के अंदर उसमें विशेष रूप से उसका वो महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने ये पॉली हाउस में जगह जगह पाइपों पर इसका वो पीले कलर से उसको रंग दिया है, और पीले कलर से रंगने के बाद में उस पर जो चिपचिपा पदार्थ आता है जो मक्खी मच्छर को चिपकाने के लिए, तो उनको मैंने लगा दिया है। उससे पीले रंग की तरफ इंसेक्ट वगैरह आकर्षित होते हैं और आके उस गोंद के चिपक जाते हैं। उससे करीब 50 से 60% तक उनका नियंत्रण हो जाता है। और रहे जो 30 से 40% जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जैविक कीटनाशकों से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में और फिर भी अगर उनका समापन नहीं होता है तो उसके लिए हम रासायनिक की तरफ जाते हैं। इंसेक्ट का जो पीले कलर के स्टिकी कार्ड आते हैं वो होते हैं मच्छर वगैरह के लिए उनको, या वाइट फ्लाई के लिए और थ्रिप्स के लिए उनको काम में लेते हैं। जो नीले कलर के स्टिकी कार्ड होते हैं उसमें थ्रिप्स भी आकर्षित होते हैं, उसके अलावा फ्रूट फ्लाई भी आकर्षित होता है। तो फ्रूट फ्लाई का तो खैर पॉली हाउस में बहुत कम वो होता है, बाकी थ्रिप्स और वाइट फ्लाई वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए मैंने पूरे पॉली हाउस में इनको रंग कर उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा दिया है। ये 4000 वर्ग मीटर में मैंने ये पॉली हाउस लगा रखा है। उसमें करीब 50 से 60 जगह पर मैंने ये पीले और नीले कलर के इनको पाइपों को पेंट कर रखा है, उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं जो पीले पर हैं तो ये वाइट फ्लाई और मच्छर वगैरह इन पर आकर चिपक गए हैं, और फ्रूट फ्लाई वगैरह तो बहुत कम प्रकोप होता है, तो इसलिए ये नीला जो हिस्सा है उस पर बहुत कम मात्रा में चिपके हैं। फसलों में एकीकृत जैविक नियंत्रण करना बहुत आसान है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे खेत में कीटों की सही पहचान करके मित्र कीटों को बढ़ावा दें, कीट प्रतिरोधी किस्में बोएं, उचित फसल चक्र अपनाएं, मुख्य फसल के किनारों पर ट्रैप फसलें लगाएं, जैव निर्मित दवाओं जैसे नीम शत, नीम तेल और NPV, ट्राइकोडर्मा इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कम खर्चे में आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फसल का भी अभी तक स्वस्थ खड़ी है। अभी करीब ये 20 से 22 दिन की फसल हो चुकी है। अभी तक किसी तरह का इसमें इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह का कोई शिकायत नहीं आई है, और अभी तक पूरी फसल स्वस्थ है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी स्वस्थ रहेगी। और जो ये पीले और नीले स्टिकी कार्ड जो लगा रखे हैं वो नीचे और ऊपर दोनों जगह हैं। नीचे जब छोटी फसल होती है तो नीचे वाले उस पर मक्खी मच्छर होते हैं तो नीचे जाके चिपक जाते हैं। जैसे जैसे फसल ऊंची आएगी तो ऊपर वाले जो स्टिकी कार्ड हैं या जो चिपचिपा पदार्थ है उन पर ऊपर वालों पर आके चिपकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की कच्ची जो कोंपल होती है उसके आसपास ही रहते हैं, और उसी के आसपास जो मैंने ये जो लगाती हैं तो उनमें उनका अच्छा खासा नियंत्रण हो जाएगा। और अभी तक फसल किसी तरह का कोई रोग वगैरह नहीं है, और अगर फिर भी कोई इंसेक्ट वगैरह अगर कोई होगा तो फिर उसमें रासायनिक पर जाएंगे उसके आखिर में। रासायनिक विधियां। एकीकृत कीट प्रबंधन में इस विधि का मुख्य उद्देश्य नाश कीटक का रसायनों के द्वारा उन्मूलन नहीं है, बल्कि रसायनों को एक विशेष परिस्थिति में ही उपयोग में लाया जाना है, जिससे कीट फसल में आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बने रहें और आपकी फसल कीटों के नुकसान से बच जाए और अच्छी पैदावार मिले। एकीकृत कीट नियंत्रण के फायदे। प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता, खेती में लागत कम हो जाती है, पैदावार अधिक मिलती है,
उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है, उत्पाद का बाजार में भाव अच्छा मिलता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दूर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर भरतपुर जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले सप्ताह चक्रवर्ती तूफान ताउते के प्रभाव की वजह से जिले में तेज हवाएं चलने के साथ साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों के दौरान हवा की गति 3 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी की गई सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई कुछ समय के लिए बुआई और सिंचाई का काम स्थगित कर दें। खेतों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें। कृषि रसायनों का प्रयोग फसलों में न करें। कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर रखें एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखें ताकि अनाज को भीगने से बचाया जा सके। खेतों में लगे सोलर सिस्टम में भी अचानक तेज हवाओं के कारण नुकसान हो सकता है, अतः इनकी सुरक्षा हेतु जरूरी उपाय अपनाएं। यदि अपने आसपास मेघ गर्जन की आवाज सुनाई दे या बिजली चमकती हुई दिखाई दे तो पेड़ के नीचे आश्रय न लें। गत फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर खेत को खाली छोड़ दें। मई के दूसरे पखवाड़े में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश की गई किस्में इस प्रकार है: पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, मुच्छल बासमती, परमल धान, PR 106, BK 190 इत्यादि उन्नत किस्में हैं। जिन खेतों में जड़ गलन के रोग का प्रकोप अधिक हो उन खेतों में बुआई के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आद्रयुक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रखें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा खेत में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर से इंद्रभान सिंह ने।
आप मिट्टी परीक्षण तथा मिट्टी नमूना लेने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इंद्रभान जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि अब गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, तो जब खेत खाली हो जाए तो ये सबसे सही वक्त है जब आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए सैंपल लेने का ये एक तरह से बिल्कुल उपयुक्त समय है। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। इस समय किसान भाइयों को अपनी खेत से मिट्टी लेकर, और इसका तरीका भी मैं थोड़ा सा बता दूं किस तरह से, खेत के 4 कोनों में, मतलब बिल्कुल कोनों से नहीं, उससे 10 मीटर 5 मीटर हट के और एक बीच से, इस तरह से एक जगह से 5 सैंपल लेने एक खेत से। और ये सैंपल लेने से पहले उस जगह से जो फसल के अवशेष हैं, फाने हैं, उनको हटा के 1 सेंटीमीटर ऊपरी सतह की मिट्टी को हटा के फिर 15 सेंटीमीटर गहराई तक सैंपल लेना है। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। नमूना लेने की विधि, सर्वप्रथम जिस खेत से नमूना लेना हो उसमें उन बिंदुओं का निर्धारण कर लें जहां से नमूना लेना है। नमूना लेने वाले स्थान पर यू आकार का 6 इंच का गहरा आकार बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में से ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रखकर अच्छी प्रकार से मिला लें। इसके 4 भाग कर दें और 2 भाग हटा दें तथा आमने सामने के शेष 2 भागों को फिर से मिला दें। इसके फिर से 4 भाग कर दें और 2 भाग को हटा दें। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि यह करीब 500 ग्राम मिट्टी न बन जाए। इस मिट्टी को प्लास्टिक या कपड़े के थैले में भर लें और फिर उसको नजदीक की प्रयोगशाला में, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, हर जिला स्तर पे हैं, तो इन प्रयोगशालाओं में उस सैंपल को अपना नाम, खेत का नंबर और पहचान पूरी तरह से लिख के वो इन प्रयोगशालाओं में भेज दिए जाएं। जब वो सैंपल इन प्रयोगशालाओं में मिल जाएंगे तो उसके पश्चात प्रयोगशाला अपने लेवल पे जो आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चली है उसके तहत भी हो सकता है, और अगर अतिरिक्त कोई पैरामीटर भी करवाने हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि वो 12 पैरामीटर करने के बाद किसान के खेत की मिट्टी की जो जांच है वो मिलेगी। उससे उसको पता चलेगा कि खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है और उसमें उर्वरकता कितनी है। तो उसके हिसाब से फिर अगली फसल के लिए किसान को उस फसल की ज़रूरत और खेत की मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं उनके अनुरूप किसान को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है वो पता चलेगा। और उससे होगा क्या कि किसान जो खाद डाल रहा है बिना एनालिसिस के, बिना रिपोर्ट के, बिना जांच के,
उसमें किसी एक पोषक तत्व की तो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, दूसरा जो ज़रूरी है वो शायद नहीं दे पा रहा है। तो जांच के उपरांत किसान को ये पता चल जाएगा कि जैसे लगभग 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है फसल को, तो कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में ज़रूरत है। और वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए, उसकी उत्पादकता बनाए रखने के लिए, उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।